हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल ही हमारी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हम लोगों के क्वेश्चन पेपर थे यानी कि ऑनलाइन परीक्षा के जो कि 16 दिसंबर से लेकर आपके 13 जनवरी के बीच में हुए हैं, ये आपके अपलोड कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 16 दिसंबर को जो सीटेट की परीक्षा हुई है इसमें हमें जो बाल विकास के पेपर 1 के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, ये 30 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो क्वेश्चन है आपको ये हिंदी में दिख रहे होंगे, ये आप लोगों के द्वारा मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे गए हैं। अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेजिए, मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस कर लूंगी। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वही यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है कि यहाँ पे हमें 4 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 अलग-अलग तरीके के प्रश्न दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि बच्चों में अगर हमें विवेचनात्मक चिंतन अगर बढ़ाना है तो इनमें से कौन-सा उदाहरण सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न जो हैं बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ा देंगे। और ये जो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किए गए हैं, ये आप लोगों के द्वारा चूज़ किए गए हैं। ये अभी करेक्ट है या नहीं है, ये तब पता चलेगा जब आंसर की यहाँ पे रिलीज़ होगी। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है कि हम अगर पर्याप्त समर्थन देने के बावजूद भी अगर एक कक्षा में जो विद्यार्थी है उसे गणितज्ञ क्रियाओं में यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो, बच्चा भी प्रयास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चे को, गणितज्ञ क्रियाओं में बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि उसे डिसकैलकुलिया हो, जिसे यहाँ पे गणितज्ञ वैकल्य के नाम से जानते हैं, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर इनके समूह को पृथक ना करे, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि जो होती है ये हमारा आईक्यू होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि किसी भी अध्यापक को जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर यहाँ पे समूह में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो होती है वो स्थायी नहीं होती। अगर बच्चा चिंतन करे और बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ें सीखें तो कहीं न कहीं बच्चे का जो आईक्यू है वो बदल सकता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। देखिए मैं आप लोगों के साथ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वही यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, बाकी ऑप्शन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे की अगर हमें संज्ञानात्मक भागीदारी को किस प्रकार हम सुसाधित कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए हमें अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में यहाँ पे बोल रखा है वार्तालाप द्वारा, जो कि सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी सही है। साथ ही साथ अगर हम सकारात्मक यहाँ पे परस्पर संबंध रखें तो इसके द्वारा भी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें 1, 2 और 3 दे रखा है, जो कि है दूसरा ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि निम्न में से किसी कक्षार्थी की प्रतिक्रिया का विश्लेषण अगर हमें करना है तो किसी अध्यापक को यहाँ पे वंचित समूह के प्रति जो गुण यहाँ पे प्रवाह होते हैं उसको उजागर वो किस तरीके से कर सकती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि पुरुष जो है वो सामान्यतः यहाँ पे दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं जो है वो हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन हमें लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे ये बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण यहाँ पे हम लोगों को कोलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल से ये संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हमें अलग-अलग तरीके के कथन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन, कि जो नैतिक विकास के जो चरण होते हैं उसका जो स्वरूप होता है वो यहाँ पे सार्वभौमिक होता है। ये यहाँ पे इस तरीके से इसके बाद कोलबर्ग को यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा गया है कि
एक कक्षा में बच्चे की जो असफलता का भय होता है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना ज़रूरी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन, जिसमें हमें बता रखा है कि असफलता और जो त्रुटियाँ होते हैं वो बच्चों के अधिगम के यहाँ पे एक तरीके से एक अहम हिस्सा मानी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो 4th ऑप्शन है ये सही आंसर है कि असफल अगर बच्चा हो रहा है तो देखिए कहीं न कहीं बच्चा प्रयास कर रहा होगा तभी वो असफल हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ने भय नहीं बनने देना। इस क्वेश्चन का 4th आंसर करेक्ट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रखा है कि किसी संपत्ति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे हमें प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पहला ऑप्शन। तो देखिए अगर हम बच्चे के जो बाहरी जीवन है उसको अगर हम बच्चे के यहाँ पे पढ़ने के साथ जोड़ें, तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा एक अर्थपूर्ण तरीके से बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि शिक्षिका कक्षा में यहाँ पे क्या कर रही है, सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो देखिए सकारात्मक रूप से अगर बच्चे को सिखाना है तो हमें क्या करना है कि बच्चे के संवेगों को यहाँ पे हमें सीखने की प्रतिक्रिया का हिस्सा बनाना है। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई सारे सेट हैं जो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगले क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार एक कक्षा में तरह-तरह का अध्यापन रणनीतियाँ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो देखिए इससे क्या होगा कि बच्चे यहाँ पे बहुबौद्धिक तरीके से यहाँ पे सीखेंगे और यहाँ पे उनका इस तरीके से उजागर होगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा और मैं ये नहीं कह रही कि 100% आप लोगों के करेक्ट होंगे आंसर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के आंसर की के साथ वेरी कर सकते हैं, वो हम बाद में अलग से मैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रखा है, 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बालिका है जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, प्रतीकात्मक खेल खेल रही है। यानी कि जैसे कोई बच्चे होते हैं जैसे कि घर-घर का खेल खेलते हैं, तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई यहाँ पे हाउसवाइफ बन जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे दृष्टिकोण अलग-अलग तरीके से दिखा रही है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि पियाजे के अनुसार वो बच्चा अभी कौन से चरण में होगा? तो देखिए वो बच्चा अभी पूर्व सक्रियात्मक चरण में होगा। इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खास करके उनकी जो सफलता और असफलता के बारे में जो विचार हैं, वे उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। तो देखिए अगर आप लोग टैग वर्ड के हिसाब से भी देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तरीके से शिक्षक यहाँ पे बच्चे को उसके बाद यहाँ पे प्रोत्साहित करे कि आप किस तरीके से यहाँ पे अपनी चीज़ों को सीख सकते हो और किस तरीके से अभिप्रेरणा हासिल कर सकते हो। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा है कि ली वाइगॉट्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए यहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर हम जो प्रवाही बौद्धिकता का पहचान करते हैं, इसके लिए हम ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसका प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है, यहाँ पे अब अलग-अलग अभिलक्षण दे रखे हैं और हमें बताना है कि अगर हम उत्तम तरीके से समस्या समाधान की एक इकाई यहाँ पे खोजना चाहें तो इनमें से कौन-सा सही होगा? तो देखिए अब सारी चिंतन यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। इसके अलावा हम सृजनात्मक तरीके से भी सोचेंगे, तो देखिए अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएँ तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हम लोगों का दूसरा ऑप्शन होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि 1.5 से जो 2.5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके जो उच्चारण को यहाँ पे द्विशब्दी उच्चारण क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, जो उनका वाचन होता है वो तार प्रतिशत वाचन कहलाता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अक्सर यह तर्क किया जाता है कि पुरस्कार देना यहाँ पे अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने के लिए उत्तम तरीका नहीं है। तो देखिए पुरस्कार देने से क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चा आंतरिक तरीके से अभिप्रेरित होता था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
18वां हमारे सामने है। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका क्या करती है, बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण यहाँ पे दे रही है। तो ली वाइगॉट्स्की के अनुसार यहाँ पे जो अध्यापिका है वो किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, तो देखिए यहाँ पे वो स्कैप फोल्डिंग कर रही है, जिसको हम पांड के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उदाहरण सही करने चाहिए। तो देखिए वैसे तो सही तो करने चाहिए, बट यहाँ पे तुरंत उसे सही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बिना भय के गलती ना करे। इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण के बच्चे निम्न में से कौन सा कार्य कर पाते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन यहाँ पे कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालय में बच्चे के अधिगम का जुड़ाव यहाँ पे प्रभावित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो हम सामाजिकरण करेंगे वो यहाँ पे सही है। इसके अलावा हम समकक्षी संबंध रखेंगे, ये भी यहाँ पे सही है। साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्य बच्चे को सिखाएंगे, ये भी सही है। और बच्चे को हम आत्मसम्मान दिलाएंगे, तो देखिए ये भी यहाँ पे सही है। तो ये ऑप्शन सही है जिसमें हमें चारों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन से मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें अगर हमें मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए अगर आप टैग वर्ड पे भी जाएं तो देखिए केवल के हिसाब से यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम शिक्षा शास्त्र में देखें, पैडागॉजी जब भी हम करें तो हम लोगों को ऐसे ऑप्शन को देखना है जो कि नकारात्मक जा रहे हैं। तो नहीं पूछा है, इस वजह से मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़े। इस हिसाब से केवल के हिसाब से यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि वंचित और हास्य पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ऐसे ग्रुप जो कि वंचित माने जाते हैं, अगर उन्हें हम सम्मिलित करना चाहें तो हमें शिक्षा में साम्यता लानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समानता नहीं होगा, यहाँ पे साम्यता जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे बोल रखा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से जोर डालता है। तो देखिए चरणीय जो सिद्धांत है, जो हमें चरण यानी कि स्टेप्स में जो हमें बताता है, ये हम लोगों को यहाँ पे निरंतरता को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां यहाँ पे बोल रखा है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना है। तो देखिए अगर हम सोच को बढ़ावा देंगे, बच्चा अगर यहाँ पे थिंकिंग को बढ़ावा देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि जो बच्चे की असफलता होती है अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। ये माना जाता है कि अगर बच्चा असफल है तो इसमें यहाँ पे विद्यालय को भी हम असफल मानते हैं। यह कथन यहाँ पे किस वाक्य का समर्थन करता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है वो बच्चे को सीखने के लिए विभिन्न गतियों का संज्ञान नहीं करते। तो देखिए इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एक समावेशी कक्षा में एक स्वयं बाधित
विद्यार्थी है यानी कि जो सुन नहीं सकता, उसके लिए यहाँ पे कौन-सी जो रणनीति होगी वो प्रभावी नहीं होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे अगर हम मौखिक माध्यम से अगर हम बोल के अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे सुनाई नहीं देगा। तो ये जो रणनीति होगी उस बच्चे के लिए प्रभावी नहीं होगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यहाँ पे व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति की जो एक तरीके से विकास है इसके लिए कौन-सी चीज़ सही है ये बोल रखा है। एक दिशाई होती है ये यहाँ पे गलत है। केवल की वजह से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में भी आपको केवल दिख रहा होगा। चौथा जो ऑप्शन है वो सही है कि कहीं न कहीं विकास की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे जो हमारी सांस्कृतिक विधियाँ होती हैं इस पे यहाँ पे सुनिश्चित ये करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे बोल रखा है कि क्या एक जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो देखिए टीचर जो होती है वो अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं देखी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन। आप अगर बाकी ऑप्शन को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, हाँ वाले ऑप्शन तो ये बिल्कुल गलत हो जाएँगे, नहीं वाले में दूसरा और तीसरे में से दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन ज़रा डिस्कस करें जो कि हमें बाल विकास में पूछा गया था। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षार्थी माहौल के अनुसार है? तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड पूछा गया है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे तीसरे और चौथे ऑप्शन में से एक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे डाउट में है तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट का ये पेपर है इन्होंने तीसरा ऑप्शन लगा रखा है, तीसरा भी सही हो सकता है और चौथा भी सही हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में है। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर मैच किए होंगे। बाकी जो शिफ्ट के सीडीपी के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। काफ़ी सारे पेपर हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और आंसर की आने के बाद तो आप अपने आंसर मैच कर ही सकते हैं। अभी आप यहाँ से आंसर मैच करके अपना स्कोर आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।